हर दिन है कहानी में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है कहानी विपथगा का दूसरा भाग, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। अब तक आपने सुना कि कहानी का मुख्य पात्र अपने कमरे में बैठकर कुछ लिख रहा है। वह मॉस्को में है और बहुत अधिक ठंडक है। उसी समय एक लंबा ओवरकोट पहने हुए एक स्त्री उसके दरवाजे पर आती है। वह दरवाज़ा खोलता है, वह अंदर आती है। वह अपना कुछ परिचय नहीं देती। अपनी ओवरकोट से एक तलवार निकालती है जो खून से सनी हुई है, और वो कहती है कि वो किसी की हत्या करके आई है। मुख्य किरदार उससे बातें करने लगता है। तब वो बताती है कि किस तरह अनजाने में उसने अपने पिता की भी हत्या की। वो बैठ जाती है और फिर आगे अपनी कहानी शुरू करती है। तो विपथगा का दूसरा भाग। आवाज प्रज्ञा पांडे की। उसने पूछा, और कुछ भी सुनोगे? मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों पर अन्याय किया है। वास्तव में तुम्हें बहुत उत्सर्ग करना पड़ता है। मैं अभी तक नहीं जान पाया था। हाँ, यह स्वाभाविक है। एक अकेले व्यक्ति की व्यथा, एक आदमी का दुख हम समझ सकते हैं। एक प्राणी को पीड़ित देखकर हमारे हृदय में सहानुभूति जगती है, एक भूख सी उठती है। किंतु जाति, देश, राष्ट्र कितना विराट होता है। इसकी व्यथा, इसके दुख से असंख्य व्यक्ति एक साथ ही पीड़ित होते हैं। इसमें इतनी विशालता, इतनी भव्यता है कि हम यही नहीं समझ पाते कि व्यथा कहाँ हो रही है, हो भी रही है या नहीं। ठीक है, तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु इस प्रकार अकारण दुख झेलना, चाहे कितनी ही धीरता से झेला जाए, बुद्धिमत्ता तो नहीं है। हमारे दुख प्रसव वेदना की तरह हैं। इसके बाद ही क्रांति का जन्म होगा। इसके बिना क्रांति की चेष्टा करना, क्रांति से फल प्राप्ति की आशा करना विडंबना मात्र है। लेकिन हर आंदोलन किसी निर्धारित पथ पर ही चलता है, ऐसे तो नहीं बढ़ता। क्रांति आंदोलन नहीं है। सुधार करने के लिए भी तो कोई आदर्श सामने रखना होता है। क्रांति सुधार नहीं है। न सही, परिवर्तन ही सही, लेकिन परिवर्तन का भी तो ध्येय होता है। क्रांति परिवर्तन भी नहीं है। मैंने सोचा पूछूं तो फिर क्रांति है क्या? किंतु मैं बिना पूछे उसके मुख की ओर देखने लगा। वह स्वयं बोली, क्रांति आंदोलन, सुधार, परिवर्तन कुछ भी नहीं है। क्रांति है विश्वासों का, रूढ़ियों का, शासन की और विचार की प्रणालियों का घातक, विनाशकारी, भयंकर विस्फोट। इसका न आदर्श है, न ध्येय, न धुर। क्रांति विपथगा, विध्वंसिनी, विदग्धकारिणी है। ये तो सब बातें हैं, कवियों वाला शब्द विन्यास है। ऐसी क्रांति से हमें मिलेगा क्या? वह हंसने लगी। क्रांति से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जो कुछ है शायद वह भी भस्म हो जाएगा। पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि क्रांति का विरोध करना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान नहीं करना चाहिए कि हमें क्रांति करके क्या मिलेगा। क्यों? कोढ़ का रोगी जब डॉक्टर के पास जाता है तो यही कहता है कि मेरा रोग छुड़ा दो। यह नहीं पूछता कि इस रोग को दूर करके इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। क्रांति एक भयंकर औषधि है। यह कड़वी है, पीड़ाजनक है, जलाने वाली है, किंतु है औषध। रोग को मार अवश्य भगाती है, किंतु इसके बाद स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए जिस पथ्य की आवश्यकता है, वह इसमें खोजने पर निराशा ही होगी। इसके लिए क्रांति को दोष देना मूर्खता है। मैं निरुत्तर हो गया। चुपचाप उसके मुख की ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद बोला, एक बात पूछूं? क्या? तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? यूं ही कुतूहल है। पिता ने जो नाम दिया था वह उस दिन छूट गया जिस दिन विवाह हुआ। पति ने जो नाम दिया था उसे मैं आज भूल गई हूँ। अब मेरा नाम मेरिया इवानोवना है। कुछ देर हम फिर चुप रहे। मैंने तलवार की ओर देखते हुए पूछा, यह कैसे हुआ? उसके उन विचित्र नील नेत्रों की सुषुप्त ज्वाला फिर जाग उठी। वह अपने हाथों की ओर देखती हुई बोली, वह बहुत विभत्स कहानी है। फिर आप नहीं, रक्त नहीं लगा है। कुतूहल होते हुए भी मैंने आग्रह नहीं किया। इतनी देर में मैं कुछ समझने लगा था कि इस स्त्री या दानवी से अनुनय विनय करना व्यर्थ है।
इस पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं चुपचाप इसी आशा में बैठा रहा कि शायद वह स्वयं ही कुछ कह दे। मुझे निराश भी नहीं होना पड़ा। वह आगे की ओर देखते हुए धीरे धीरे बोली, तो सुनो, आज जो कुछ मैं कह रही हूं वह मैंने कभी किसी से नहीं कहा, शायद अब किसी से कहूंगी भी नहीं। जब मैं तुम्हारा पता पूछकर यहाँ आई तब मुझे जरा भी ख्याल नहीं था कि तुमसे कुछ भी बात करूंगी। केवल धन मांगकर चले जाने की इच्छा से आई थी। अब मेरा ख्याल बदल गया है। मुझे धन नहीं चाहिए। मैं क्यों मैं अपना काम करके मॉस्को से भाग जाना चाहती थी, किंतु अब नहीं भागूंगी। और क्या करोगी? अभी एक काम बाकी है। एक बार और भिक्षा मांगनी है। उसके बाद वह एकाएक रुक गई, फिर तलवार की धार पर तर्जनी फेरती हुई बोली, आप बोली, कितनी तीक्ष्ण धार है यह? मैंने साहस करके पूछा, भिक्षा की बात तुमने पहले भी कही थी और बलिदान की भी। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। अब कहने लगी हूं तो सब कुछ कहूंगी। अब लज्जा के लिए स्थान नहीं रह गया है। स्त्रीत्व तो पहले ही खो दिया था, आज मानवता भी चली गई। और फिर आज के बाद सब कुछ एक हो जाएगा। पर तुम चुपचाप सुनते जाओ, बीच में रोकना नहीं। मैं प्रतीक्षा में बैठा रहा। वह इस तरह निरीह होकर कहानी कहने लगी, मानो स्वप्न में कह रही हो, मानो मशीन से ध्वनि निकल रही हो। तुमने माइकल क्रेस्की का नाम सुना है? वही जो पीटर्सबर्ग में पुलिस के 3 अफसरों को मारकर लापता हो गए थे। हाँ, वही। वह हमारी संस्था के प्रधान थे। यह कहकर उसने मेरी ओर देखा। मैं कुछ नहीं बोला, किंतु मेरे मुख पर विस्मय का भाव उसने स्पष्ट देखा। वह फिर कहने लगी, वह कल यहीं मॉस्को में गिरफ्तार हो गए हैं। क्षण भर निस्तब्धता रही, पर उनको गिरफ्तार करके ले जाने पर भी पुलिस को यह नहीं पता लगा कि वह कौन है। वह इसी संदेह पर गिरफ्तार किए गए थे कि शायद क्रांतिकारी हों। मुझे इस बात की खबर मिली तो मैंने निश्चय किया कि जाकर पता लगाऊं। मैं यह साधारण गंवार स्त्री की पोशाक पहनकर पुलिस विभाग के दफ्तर में गई। वहां जाकर मैंने अपना परिचय यही दिया कि मैं उनकी बहन हूँ, गांव से उन्हें लेने आई हूँ। तब तक पुलिस को उन पर कोई संदेह नहीं हुआ था, लेकिन इधर उधर से पीटर्सबर्ग से भी पूछताछ हो रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि पीटर्सबर्ग से अपने साथियों को बुला भेजूं, उनसे मिलकर उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करूं, लेकिन इसके लिए समय नहीं था। न जाने कब उन्हें पीटर्सबर्ग से उत्तर आ जाए। मैं अकेली सिवाय अनुनय विनय के कुछ नहीं कर सकती थी। उफ, अपनी अशक्तता पर कितना क्रोध आता है। मैं दांत पीस कर रह गई। जब तक ऐसे समय में अपनी असमर्थता, निस्सहायता का अनुभव नहीं होता, तब तक क्रांति की आवश्यकता भी पूरी तरह से नहीं समझ आ सकती। मेरी ओर देखकर और मुझे ध्यान से सुनता पाकर वह बोली, फिर मैंने सोचा, जो कुछ मैं अकेले कर सकती हूँ वह करना ही होगा। अगर गिड़गिड़ाने से उन्हें छुड़ा सकूं तो यह करना होगा, चाहे बाद में मुझे फांसी पर भी लटकना पड़े। मैंने निश्चय कर लिया। मेरी हिचकिचाहट दूर हो गई। कल ही शाम को मैं जनरल कोल्पिन के बंगले पर गई। उस समय वहां कर्नल गोरोवस्की भी मौजूद था। पहले तो मुझे अंदर जाना ही नहीं मिला। दरबान ने जो कुछ मेरे पास था तलाशी में निकाल कर रख लिया। बहुत गिड़गिड़ा कर मैं अंदर जा पाई। पहले जनरल कोल्पिन ने मुझे देखकर डांट दिया, फिर न जाने क्या सोच कर बोला, क्यों, क्या बात है? मैंने अपनी गढ़ी हुई कहानी सुनाई कि मेरा भाई निर्दोष था, पुलिस ने यूं ही उसे पकड़ लिया है। जनरल साहब बहुत बड़े आदमी हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, जिसे चाहें उसे छोड़ सकते हैं। मैं उसके आगे रोई भी, उसके पैर भी पकड़े, उसके जिसकी मैं जुबान खींच लेती। वह चुपचाप सुनता रहा। जब मैं कह चुकी तब भी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उसने आंख से गोरोवस्की को इशारा किया। कुछ कानाफूसी हुई। गोरोवस्की ने मुझे कहा, इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं उसके साथ दूसरे कमरे में चली गई। वहां जाकर वह बोला, देखो, अभी सब कुछ हमारे हाथ में है, पर कल के बाद नहीं रहेगा। हमें उसे अदालत में ले जाना होगा। फिर
यह कहकर वह चुप हो गया। मैंने कहा, आप मालिक हैं, जैसा कहेंगे मैं करूंगी। वह बोला, जनरल साहब तुम्हारे भाई पर दया करने को तैयार हैं, एक शर्त पर। मैंने उत्सुक होकर पूछा, क्या? वह मेरे बहुत पास आ गया, फिर धीरे धीरे बोला, मेरिया इवानोवना, तुम अपूर्व सुंदरी हो। वह बोलते बोलते चुप हो गई। मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें विचित्र ज्योति से चमक रही थीं। वह एकाएक मेज पर से उठकर मेरे सामने खड़ी हो गई। बोली, जानते हो उसकी क्या शर्त थी? जानते हो, ऐसी शर्त तुम्हें स्वप्न में भी न सूझेगी। यही एक शर्त थी, यही एकमात्र बलिदान था जिसके लिए मैं तैयार होकर नहीं गई थी। वह फिर चुप हो गई। दोनों हाथों से अपनी कमीज का कॉलर और गले का रुमाल पकड़कर कुछ देर मेरी ओर देखती रही। फिर एकाएक झटका देकर कमीज और रुमाल फाड़ती हुई बोली, देखो अध्यापक, ऐसा सौंदर्य तुमने कभी नहीं देखा है। उसका मुख, जो कि रुमाल और टोपी से ढका हुआ था, अब एकदम स्पष्ट दिख रहा था। उसके नीचे उसका गला और वक्ष खुला हुआ था। उसका वह अपूर्व लावण्य, वह प्रस्फुटित सौंदर्य, अधरों पर दबी हुई विषाद युक्त मुस्कान, हेमवर्ण कंठ और वक्ष, ऐसा अनुपम सौंदर्य सचमुच मैंने पहले नहीं देखा था। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। फिर मैंने दृष्टि फेर ली, किंतु उसकी वह आंखें विस्फारित, निर्निमेष, उनका वह तुषार कणों की तरह शीतल प्रदीपन, उनमें विराग, क्रोध, करुणा, व्यथा की अनुपस्थिति, वह शुक्र तारे की हरित ज्योति। यह है बलि, यह स्त्री का रूप है, माइकल क्रेस्की की मुक्ति का मूल्य। मैंने चाहा कुछ कहूं, चिल्लाऊं, पर बहुत चेष्टा करने पर भी आवाज नहीं निकली। उस नर पिशाच गोरोवस्की ने मेरे पास आकर कहा, मेरिया इवानोवना, तुम अपूर्व सुंदरी हो। तुम्हारे लिए अपने भाई को छुड़ा लेना साधारण सी बात है। मुझ पर मानो बिजली गिरी। क्षण भर मुझे इस शर्त का पूरा अभिप्राय भी न समझ आया। फिर समुद्र की लहरों की तरह मेरे हृदय में क्रोध उमड़ आया। मेरा मुख लाल हो गया। मैंने कहा, पापी कुत्ते, और तीव्र गति से बाहर निकल गई। किंतु पीछे उसकी हंसी और ये शब्द सुनाई पड़े, कल शाम तक प्रतीक्षा है। उसके बाद बाहर ठंडी हवा में आकर मेरी सुध-बुध कुछ ठिकाने आई। मैं शांत होकर सोचने लगी, मेरा कर्तव्य क्या है? माइकल क्रेस्की का गौरव अधिक है या उन्हें मर जाने दूं? कभी नहीं। छुड़ाऊं तो कैसे? इसी आशा में बैठी रहूं कि शायद पुलिस को पता न लगे। प्रताड़ना, कहीं वे उन्हें पहचान गए तो? पीटर्सबर्ग से किसी को बुलाऊं? पर उसके लिए समय कहाँ है? अकेली क्या करूं? वह शर्त, प्रधान, हमारा कार्य, देश, राष्ट्र, इसके विरुद्ध क्या है? एक स्त्री का सतीत्व। मैंने निर्णय कर लिया। शायद मुझसे गलती हुई, शायद इस निर्णय के लिए संसार, मेरे अपने क्रांतिवादी बंधु मेरे नाम पर थूकेंगे। शायद मुझे नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, पर जो यातना मैंने निर्णय करने में सही है, उससे अधिक नरक में भी क्या होगा। वह फिर ठहर गई। अब की बार मुझसे नहीं रहा गया। मैंने अत्यंत व्यग्रता से पूछा, क्या निर्णय किया है? अभी यहीं से जनरल कोलपिन के घर जाऊंगी। पर सुनो, अभी मेरी कहानी समाप्त नहीं हुई है। आज 6 बजे मैं कर्नल गोरोवस्की के घर गई। मेरे आते ही वह हंसकर बोला, मेरिया, तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही बुद्धिमती भी हो। इज्जत तो बार बार बिगड़ कर भी बन जाती है, भाई बार बार नहीं मिलते। मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ, आप साहब से कहला भेजें कि मुझे उनकी शर्त मंजूर है। वह उस समय वर्दी उतार कर रख रहा था। बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं टेलीफोन पर कह देता हूँ। वह कोने में टेलीफोन पर बात करने लगा। उसकी पीठ मेरी ओर थी। मुझे एकाएक कुछ सूझा। मैंने म्यान में से उसकी तलवार निकाल ली। दबे पांव जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। टेलीफोन पर बातचीत हो चुकी थी। गोरोवस्की ने उसे बंद करके घूमने को ही था कि मैंने तलवार उसकी पीठ में भोंक दी। गोरोवस्की उसे बंद करके घूमने को ही था कि मैंने तलवार उसकी पीठ में भोंक दी। उसने आह तक नहीं की। अनाज की बोरी की तरह भूमि पर बैठ गया। फिर मैंने उसकी लोथ उठाकर खिड़की से बाहर डाल दी और भाग निकली। मैंने पूछा, तुम्हारे इन हाथों में इतनी शक्ति? वह हंसकर
बोली, मैं क्रांतिकारिणी हूँ, यह देखो। उसने तलवार उठाई, एक हाथ से मूठ और दूसरे से नोक थाम कर बोली, यह देखो। देखते देखते उसने उसे चपटी ओर से घुटने पर मारा। तलवार दो टूक हो गई। उसने वे दोनों टुकड़े मेरी मेज पर रख दिए। मैंने पूछा, अब क्या करोगी? अब कोलपिन के यहाँ जाऊंगी, क्रेस्की को छुड़ाऊंगी। उसके बाद उसके बाद उसने अपनी जेब में हाथ डालकर एक छोटा सा रिवॉल्वर निकाला। यह भी गुरोवस्की के यहाँ से मिल गया। पर इसका क्या करोगी? प्रयोग, कहकर उसने उसे छिपा लिया। इसके बाद शायद 4-5 मिनट फिर कोई न बोला। मैंने उसकी सारी कहानी का मन ही मन सिंहावलोकन किया। उसमें कितनी विभत्सता, कितनी करुणा थी, और उसका दोष क्या था? केवल इतना ही कि वह क्रांतिकारिणी थी। एकाएक मुझे एक बात याद आ गई। मैंने पूछा, तुमने कहा था कि तुमने पहले भी भिक्षा मांगी थी, इसी प्रकार की। वह क्या बात थी, बताओगी? वह अब तक खड़ी थी, अब फिर मेज पर बैठ गई। बोली, वह पुरानी बात है, उन दिनों की, जब मैं पीटर्सबर्ग से भागी थी। अकेली नहीं, साथ में एक लड़की भी थी। तुमने पॉलिना का नाम सुना है? हाँ, सुना तो है। इस समय याद नहीं आ रहा कि कहाँ। वह नोवागोरोड में पकड़ी गई थी, वेश्याओं की गली में, और गोली से उड़ा दी गई थी। हाँ, मुझे याद आ गया। उसके बाद बहुत शोर भी मचा था कि यह क्यों हुआ, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हाँ, उस दिन मैं भी नोवगोरोड में थी, उसी घर में। हम दोनों वहाँ रहती थीं, एक वेश्या के यहाँ ही। वहीं नित्य प्रति रात को लोग आते थे, हमारे शरीरों को देखते थे, गंदे संकेत करते थे, और हम बैठी सब कुछ देखा करती थीं। वहाँ जब चूसे हुए नींबू की तरह बीमारियों से घुले हुए वे पूंजीपति साफ साफ कपड़े पहनकर इठलाते हुए आते थे, उफ, जिसने वह नहीं देखा, वह पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का दूरव्यापी परिणाम नहीं समझ सकता। धन के आधिक्य से ही कितनी बुराइयां समाज में आ जाती हैं, इसको जानने के लिए वह देखना जरूरी है। फिर वे आसपास की कोठरियों में चले जाते थे, किसी किसी में अंधेरा हो जाता था। फिर थोड़ी देर वह चुप रही, फिर बोली, कभी कभी उनमें एक आध नवयुवक भी आता था, शांत, सुंदर, सुडौल। उनके आने पर वह घर और उसमें रहने वाले कितने विद्रूप, कितने विभत्स मालूम होने लगते थे। किंतु शायद अगर वे ना आते तो हमारी वहीं मृत्यु हो जाती। इतना ग्लानि भरा दृश्य था वह। यही थे हमारे सहायक, हमारे सहकारी। हमें पीटर्सबर्ग से जो ऐलान बांटने के लिए आते थे, वे हम इन्हें दे देती थीं, ये उन्हें बांट आते थे। नोवोगोरोड में हमने अपनी संस्था की शाखा इसी तरह बनाई। फिर नोवोगोरोड से आर्केंजल, फिर जेरास्लावल, फिर पीटर्सबर्ग, और फिर वापस नोवोगोरोड। आर्केंजल में 3 गवर्नरों की हत्या हुई। जोरोस्लावल में राज कर्मचारियों के घर जला दिए गए। नोवोगोरोड में पुलिस के कई अफसर मार दिए गए। फिर पॉलिना पकड़ी गई और मैं मॉस्को में आ गई। पर वह पकड़ी कैसे गई? वे मोहल्ले जिनमें रहते थे रात को ही खुलते थे, दिन में वे वैसे ही पड़े रहते थे जैसे विस्फोट के बाद ज्वालामुखी का फटा हुआ शिखर। पर उस दिन जरूरी काम था। पॉलिना मोटा सा कोट पहन मुंह ढक कर बाहर निकली। उसकी जेब में कुछ पत्र थे और एक पिस्तौल, और पत्र पहुंचाने जा रही थी वह। इसी समय घड़ी में टन 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 11 बज गए। वह चौंक कर उठी और बोली, बहुत देर हो गई, अब मैं जाती हूँ। कहाँ? कोलपिन के यहाँ, अंतिम भिक्षा मांगने। उसने शीघ्रता से अपने कोट के बटन बंद किए और उठ खड़ी हुई। मैं भी खड़ा हो गया। मैंने रुक रुक कर कहा, स्वातंत्र युद्ध में बहुत सिरों की बलि देनी पड़ती है। मानो मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ। वह बोली, ऐसे स्वातंत्र युद्ध में सिर अधिक टूटते हैं या हृदय, कौन कह सकता है। मैं चुप होकर खड़ा रहा। वह कुछ हंसी, फिर बोली, जीवन कैसा विचित्र है, जानते हो अध्यापक, मैं आई थी धन लेकर विलुप्त हो जाने, और चली हूँ स्मृति स्वरूप स्वरूप वह बोकर, वह अशांति का बीज। जिधर उसने संकेत किया था मैं उधर देखता ही रह गया। लैंप और आग के प्रकाश में लाल लाल चमक रही थी उस टूटी हुई तलवार की मूठ। सहसा किवाड़ खुलकर बंद हो गया। मेरा स्वप्न टूट गया।
मैंने आंख उठाकर देखा। वर्षा अब भी हो रही थी, ओले भी पड़ रहे थे, किंतु वह वहां नहीं थी। था अकेला मैं और वह अशांति का बीज। वह बीज कैसे प्रस्फुटित हुआ यह फिर कहूंगा। अभी उस दिन की घटना पूरी कहनी है। वह चली गई, पर मैं फिर अपना लेख नहीं लिख सका। एक बार मैंने कागजों की ओर देखा। सफल क्रांति, 2 शब्द मेरी ओर देखकर हंस रहे थे। विस्मृत आहुतियों का शांतिजनक निष्कर्ष, प्रवंचना। मैंने वे कागज फाड़कर आग में डाल दिए, फिर भी शांति नहीं मिली। मैं सोचने लगा, इसके बाद वह क्या करेगी। कोलपिन के घर में माइकल क्रेस्की तो शायद मुक्त हो जाएंगे, किंतु उसके बाद उस उद्धार के फलस्वरूप आनंद, उल्लास, गौरव कहाँ होंगे। वहां होगी व्यथा, प्रज्वलन, पशुता का तांडव। जहां स्वतंत्रता का उद्दाम आह्वान होना चाहिए, वहां क्या होगा? एक स्त्री हृदय के टूटने की धीमी आवाज। मैंने जाकर लैंप बुझा दिया। कमरे में अंधेरा छा गया। केवल कहीं कहीं अंगीठी की आग में लाल लाल प्रकाश उड़ने लगा और उसमें कुर्सी की टांगों की छाया एक विचित्र नृत्य करने लगी। मैं उसे देखते देखते फिर सोचने लगा, इसी समय कोलपिन के घर में न जाने क्या हो रहा होगा। मेरिया वहां पहुंच गई होगी। शायद अब तक क्रेस्की मॉस्को की किसी गली में छिपने के लिए चल पड़े हों। वह क्या सोचते होंगे कि उनका उद्धार कैसे हुआ। मेरिया की बात उन्हें मालूम होगी। शायद वहां उनका मिलन हो जाए, किंतु कोलपिन क्यों न होने देगा। मेरिया के बलिदान की बात शायद कोई न जान पाएगा, किसी को भी मालूम नहीं होगी। असीम समुद्र में बहते हुए एकाएक बुझ जाने वाले दीप की तरह उसकी कथा वहीं समाप्त हो जाएगी और मैं उसका नाम तक नहीं जान पाऊंगा। कैसी विडंबना है यह। घड़ी में 12 बजे मैं चौंका। एक अत्यंत विभत्स दृश्य मेरी आंखों के आगे नाच गया। कोलपिन और मेरिया। उस दृश्य के विचार को भी मैं नहीं सह सका। मैंने उठकर किवाड़ खोल दिए और दरवाजे के बीच में खड़ा हो बाहर देखने लगा। कभी कभी एकाध ओला मेरे ऊपर पड़ जाता था, किंतु मुझे उसका ध्यान भी नहीं हुआ। मैंने आंखें फाड़कर रात्रि के अंधकार में वर्षा की बूंदें देखने की मैं आंखें फाड़े रात्र के अंधकार में वर्षा की बूंदें देखने की चेष्टा कर रहा था। पूर्व में जब धुंधला सा प्रकाश हो गया, कब मेरा वह जागृत स्वप्न टूटा, तब मुझे ज्ञान हुआ कि मेरे हाथ पैर सर्दी से संज्ञा शून्य हो गए हैं। मैंने मानो वर्षा से कहा, वहां जो कुछ होना था अब तक हो चुका होगा। फिर मैं किवाड़ बंद कर अंदर जाकर लेट गया और अपने ठिठुरे हुए अंगों को गर्मी पहुंचाने के लिए कंबल लपेट कर पड़ रहा। उस दिन की घटना यहीं समाप्त होती है, पर उसके बाद 1-2 घटनाएं और हुई जिनका इससे घनिष्ठ संबंध है, वह भी यहीं कहूंगा। इसके दूसरे दिन मैंने पढ़ा, कल रात को जनरल कोलपिन और कर्नल ग्रोवस्की दोनों अपने घरों में मारे गए। जनरल कोलपिन की हत्या एक स्त्री ने रिवॉल्वर से की। उनको मारने के बाद उसने उसी रिवॉल्वर से आत्मघात कर लिया। कर्नल गोरोवस्की घर में तलवार से मारे गए। कहा जाता है कि उनकी अपनी तलवार और रिवॉल्वर दोनों गायब हैं। जिस रिवॉल्वर से जनरल कोलपिन की हत्या की गई, उस पर गोरोवस्की का नाम लिखा हुआ है। इससे अनुमान किया जाता है कि गोरोवस्की और कोलपिन की घातक यही स्त्री है। पुलिस जोरों से अनुसंधान कर रही है, लेकिन अभी इसके रहस्य का कुछ पता नहीं लगा है। क्रेस्की का कहीं नाम भी नहीं था। यह रहस्य आज भी नहीं खुला। हाँ, उसके कुछ दिन बाद मैंने सुना कि माइकल क्रेस्की पीटर्सबर्ग के पास पुलिस से लड़ते हुए मारे गए। वह रहस्य दबा ही रह गया। शायद माइकल क्रेस्की को स्वयं भी कभी यह नहीं ज्ञात हुआ कि वो मॉस्को से उस दिन आधी रात के समय क्यों एकाएक छोड़ दिए गए। किंतु अशांति का जो बीज मेरे हृदय में बोया था, वह नहीं दब सका। जिस दिन मैंने सुना कि माइकल क्रेस्की मारे गए, उस दिन मेरी धमनियों में रूसी रक्त खौल उठा। क्रेस्की के कारण नहीं, किंतु मेरिया के शब्दों की स्मृति के कारण। मैंने अपने स्कूल में एक व्याख्यान दिया, जिसमें जीवन में पहली बार विशुद्ध हृदय से मैंने क्रांति का समर्थन किया था। इसके बाद मुझे रूस से निर्वासित कर दिया गया, क्योंकि क्रांति के पोषकों के लिए रूस में स्थान नहीं था। आज मैं पेरिस में रहता हूँ। मॉस्को की तरह
अब भी मैं अध्यापन का काम कर रहा हूँ, किंतु अब उसमें मेरी रुचि नहीं है। आज भी मैं क्रांति विषयक पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ, किंतु अब पढ़ते समय मेरा ध्यान अपनी अनभिज्ञता की ओर ही रहता है। आज भी मेरा वह संग्रह उसी भांति पड़ा है, किंतु अब उसकी सबसे अमूल्य वस्तु है वह टूटी हुई तलवार। हाँ, अब मैंने व्याख्यान देना छोड़ दिया है। अब एक विचित्र विषादमय अशांति, एक विक्षोभमय ग्लानि मेरे हृदय में घर किए रहती है। ज्वालामुखी से आग निकलती है और बुझ जाती है, किंतु जमे हुए लावा के काले काले पत्थर पड़े रह जाते हैं। आंधी आती है और चली जाती है, किंतु वृक्षों की टूटी हुई शाखें सूखती रहती हैं। नदी में पानी चढ़ता है और उतर जाता है, किंतु उसके प्रवाह से एकत्रित घास फूस लकड़ी किनारे पर सड़ती रह जाती है। वह टूटी तलवार उसके आवागमन का स्मृत चिन्ह है। जब भी इस ओर देखता हूँ, दो धधकते हुए निर्निमेष वृत्त मेरे आगे आ जाते हैं। मैं सहसा पूछ बैठता हूँ, मेरिया इवानोवना, तुम मानवी थी या दानवी या स्वर्ग भ्रष्टा विपथगा देवी। कहानी समाप्त हुई आज। धन्यवाद।